और 37 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी पर इन्होंने अपना एक परमानेंट कैंप बनाया था। 5 साल लड़ सके, इतना असला, इतने हथियार, सोलार से वहां लाइट की व्यवस्थाएं, ढेर सारी आईडी बनाने की फैक्ट्रियां और 5 साल का अनाज वहां पर भरा था। 400 से 500 कैडर वहां पर एकत्रित थे। और मान्यवर, मैं आज बड़े संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत गर्मी थी मान्यवर। 45 डिग्री टेम्परेचर पहाड़ पर था। पत्थर 10 बत्ते बत्ते गर्म हो जाता था। शरीर में से 2 लीटर 3 लीटर पसीना बह जाता था। हम जवान को पीने के लिए रेशनिंग में 300 ग्राम पानी देते थे। जवानों ने उफ नहीं की मान्यवर। 21 दिन तक ऑपरेशन चला। 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए या सरेंडर किए और ये पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत। मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर इनके किले को तोड़ा। भाइयों बहनों, हमारे जवान ये करते हैं, हमारे जवान वो करते हैं, हमारे जवान ने ये कर दिया, हमारे जवानों ने वो कर दिया, हमारे जवान चाहे कुछ भी कर लें लेकिन हम ओपीएस नहीं देंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, जवानों, आप चाहे कुछ भी करो, हम आपकी तारीफ करते रहेंगे, दिन रात तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ खिलाएंगे आपको, जो कुछ करेंगे तारीफ ही करेंगे, लेकिन आपका जोखिम भत्ता भी कम देंगे। जोखिम भत्ता भी हम आपका हटा लेंगे, जिससे आपको 22 से 30 हज़ार रुपये नुकसान होगा हर महीने। भाइयों बहनों, हम आपको ओपीएस नहीं देंगे, हम आपको ये नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको तारीफ देंगे, तारीफ के अलावा आपको कुछ नहीं देंगे। दोस्तों, ये है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर साहब, सिर्फ तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। लेकिन जब ओपीएस की बारी आती है, ये क्या है, ठेंगा ठेंगा दिखा दिया जाता है। हाँ दोस्तों, ओपीएस तो छोड़िएगा, जोखिम भत्ता पर भी कैंची चला दी है। सबसे बड़ी बात है जोखिम भत्ता, सरकार को जोखिम भत्ता भी चुभने लग गया। देखिएगा एक न्यूज़ देखिएगा, न्यूज़ आपको सुना रहा हूँ। सीआईएफ की 53 इकाइयों में जवानों व अधिकारियों का जोखिम कठिनाई भत्ता बंद कर दिया और 22 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान होगा इनको। भैया क्यों, क्या दिक्कत है? आप ओपीएस पा रहे हो, परिवार पा रहा है, अन्य भत्ते आप सब पा रहे हो, लेकिन जब जवानों की बात आती है तो ये फालतू का लग रहा है इनको। न्यूज़ देखिएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की 53 इकाइयों के हजारों जवानों और अधिकारियों का जोखिम एवं कठिनाई भत्ता तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। इससे उन्हें हर माह 22 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को सीआईएसएफ कार्यालय में कहा था कि 2019 के कार्यालय ज्ञापन ओएम के तहत जवानों अधिकारियों को जोखिम एवं कठिनाई भत्ता दिया जा रहा है, उसकी समीक्षा की जाए। मतलब समीक्षा हर चीज़ की जाए। क्या आप लोगों की नेताओं ने कभी अपनी समीक्षा करवाई है? भाई साहब 1 लाख रुपया महीना कमा रही है, खटखट है भाई साहब, मेज थपथपाई और हाल महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए अपना वेतन बढ़ा लिया और भत्ते भी बढ़ा लिए। लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है, पेंशनर की बात आती है ना, और ये आर्मी वालों की बात आती है, सीएपीएफ वालों की बात आती है, तो इनके पेट में ऐठन मच जाती है। अरे पैसा ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। एक नेता 17 पेंशन पा रहा है, 18 पेंशन पा रहा है और अन्य भत्ते पा रहा है, सारी सुविधाएं पा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब कर्मचारियों की बात आती है, सीएपीएफ जवानों की बात आती है, आर्मी वालों की बात आती है ना, केंद्रीय कर्मचारियों की बात आती है, पेंशनर की बात आती है, तो इनके तमाम ये परेशानियां गिनानी लगती है। देखिएगा,
यह भी कहा था कि उन्हीं कार्यों को उक्त भत्ता दें जो मंत्रालय के 22 फरवरी 2019 को जारी ओएम के अनुसार योग्य है। सीआईएसएफ महानिदेशक की ओएम के तहत भत्ता लेने वाले कर्मियों की समीक्षा की, इसके बाद भत्ते रोकने का निर्णय लिया गया। वह भत्ता केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों को जोखिम भरे और कठिनाई क्षेत्रों में काम करने के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने अलग अलग जोखिम क्षेत्र बांट दिए, जैसे ये भत्ते उच्च जोखिम या कठिनाई यानी R1H1 और उच्च जोखिम मध्यम कठिनाई यानी R1H2 और उच्च जोखिम कम कठिनाई यानी R1H3 अंतर्गत दिए जाते हैं। जोखिम और कठिनाई वाले क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित राज्य, उत्तर पूर्व के कई स्थान शामिल हैं। कई दूसरे इलाके भी सूची में। जब किसी क्षेत्र में जोखिम का स्तर और कठिनाई कम होता है तो वहाँ पर भत्ते हटा दिए जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, भत्तों पर भी कैची चला दी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम अन्य नेताओं की भी बात देख लेते हैं कि भैया और वो क्या क्या सीएपीएफ के बारे में बोल रहे हैं। और लास्ट में फिर से मैं अपने गृह मंत्री जी अमित शाह का एक स्पीच आपको लास्ट में सुनाऊंगा, उसको लास्ट में जरूर देखिएगा कि वो सीएपीएफ की किस तरीके से बड़ाई कर रहे हैं पूरे सदन में। सबसे पहले हम अन्य नेताओं की स्पीच देख ले रहे हैं कि वो सीएपीएफ के सपोर्ट में बोल रहे हैं या सीएपीएफ के विरोध में बोल रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा तमाम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। श्री हनुमान बेनीवाल। सभापति महोदय, आपने सदन के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है वामपंथी उग्रवाद, इस पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। सभापति जी, वामपंथी उग्रवाद ने देश के कई राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को वर्षों तक प्रभावित किया। इस समस्या से न केवल हमारे सुरक्षा बलों के अनायक जवानों की जान ली, बल्कि हजारों निर्दोष नागरिकों का शिकार हुए। 16,000 से ज्यादा अटैक और 2,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इसके अंदर शहीद हुए। मेरी मांग है कि पैरामिलिट्री के अंदर जितनी भी फोर्सेज हमारी लड़ रही है, अगर वो शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलिट्री की भांति मिलना चाहिए। ये मेरी मांग इन लोगों के लिए रहेगी विशेष रूप से। सभापति महोदय, हमारा उद्देश्य केवल नक्सलवाद को, उग्रवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को समाप्त करना है जिनकी वजह से पैदा हो रहा है। सभापति महोदय, हम समस्या का गहराई से अन्वेषण कर पाएंगे कि ये केवल एक वैचारिक संघर्ष नहीं, बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक कारण भी है। जिन क्षेत्रों में वर्षों तक बुनियादी सुविधाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल का अभाव रहा, जहाँ शासन प्रशासन की पहुंच सीमित रही, जहाँ आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया, वहीं इस प्रकार की विचारधाराओं को पनपने का अवसर मिला। यह भी एक कटु सत्य है कि कुछ बाहरी तत्व और संगठित नेटवर्क इन कमजोरियों का फायदा उठाकर युवाओं को गुमराह करते हैं, उन्हें नक्सलवाद और उग्रवाद के अंदर धकेलते हैं। सभापति महोदय, 2007 के अंदर केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं रह गई। 2007 में ये देश के भीतर ऐसे इलाके बन चुके थे जहाँ राज्य का अधिकार सिकुड़ रहा था, जहाँ संविधान कागज पर था, जमीन पर नहीं, जहाँ लोकतंत्र की भाषा मतपत्र नहीं, बंदूक तय करती थी, लाल गलियारा फैल रहा था इस देश के अंदर, राज्य हिचक रहे थे, प्रशासन पीछे हट गया था। तब कौन आगे आया? तब आगे आई सीआरपीएफ, आगे बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आ गई। यही वो बल थे जिन्हें हमने देश ने सबसे कठिन लड़ाई के अंदर बलों को झोंका। फिर 2010 में साल बना जी देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे काला वर्ष कहा जाना चाहिए। इस वर्ष नक्सल हिंसा अपने चरम पर थी। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में टाडमेटला 75 सीआरपीएफ के जवान एक साथ शहीद हुए, एक एम्बुश के अंदर शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये सरकार सीआरपीएफ से बलिदान तो लेती है, लेकिन क्या कभी उसी नैतिक स्पष्टता की जिम्मेदारी लेती है? एक सुविधाजनक मिथक फैलाया जाता है कि जवान लड़ता है और अधिकारी केवल निर्देश देता है। मैं इस सदन के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा सभापति महोदय, नक्सलवाद की समाप्ति पर चर्चा हो रही, सरकार अपने उपलब्धि की तरह पेश करी, लेकिन देश के अंदर एक प्रश्न रखना चाहता हूं, नक्सलवाद समाप्त हुआ नहीं, ये बात की बात है। पहले आप ये बताइए नक्सलवाद पैदा क्यों हो रहा है? ये देश का नौजवान जानना चाहता है। नक्सलवाद तो आप खत्म कर दोगे, ये सही है, और पहले की सरकार ने प्रयास किया, ऐसा नहीं प्रयास हुआ ही नहीं। और ये नक्सलवाद आज भी, अभी मैं मार्च की खबर पढ़ रहा था, सुकमा के अंदर 5 लाख के इनामी को आपने ढेर किया। आज भी कोई सरेंडर करके कह रहा था, इसने कहा आपके बंदूक छोड़कर राजनीति के माध्यम से कई नक्सल नेताओं ने मुख्य धारा में आने का ऐलान किया। मैं आज ही पढ़ रहा था, एक मिनट मैडम, माओवादी कमांडर देव जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उनको लग गया कि बंदूक से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, तो वो कह रहे हैं, एक मिनट मैडम सुनिए, थोड़ा समय दें मैडम। नहीं औरों का आज इस सदन में मैडम
नक्सल पर जीत किसी मंत्रालय की मेज पर नहीं लिखी गई, ये जीत लिखी गई है जंगल की मिट्टी में, जीत लिखी गई है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों अधिकारियों के खून से। और इसके आज मैं सरकार से बधाई नहीं, पहले हिसाब मांगना है। मैडम मैं एक आध मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूं प्लीज। सबको आपने टाइम दिया, थोड़ा समय दे मैडम। आज मित्र तोड़ना चाहते सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों ने नेतृत्व तो फाइल पर नहीं, आग की रेखा पर सिद्ध किया है। अब इस सदन को बर्बरता की याद दिलाना चाहता हूँ, सुनकर के और गुस्सा नहीं, घृणा पैदा होती है। 2013 के अंदर झारखंड का लातेहार एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुआ, उसके बाद एक मिनट सब समाप्त करने दे, उसके बाद भी वो थके नहीं, वो युद्ध नहीं था, राक्षसी क्रूरता थी। एक शहीद सुरक्षा कर्मी के शरीर के भीतर विस्फोटक सामग्री आईडी भर दी गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये क्या चाहिए आपको? जब एक जवान की देर तक को मौत का जाल बना दे गया तो उससे बड़ा बलिदान आप किसे ढूंढे? मेरा आग्रह है कि पैरामिलिट्री के जो जितने भी हमारे जवान लड़ रहे हैं, मैं मैडम एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं राजस्थान चाहता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी के जवान बॉर्डर पे रखवाली करते हैं, मिलिट्री के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर। आपने अग्निवीर के अंदर देश को झोंक दिया, पैरामिलिट्री को झोंकने जा रहे हो। मुझे लग रहा है नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा, कोई नया बेरोजगार से तंग आके नौजवान नया वाद खड़ा नहीं करते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चंद्रशेखर। धन्यवाद। जो नक्सलिज्म के खिलाफ अपनी जान दे रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसको नलीफाई करने के लिए आज माननीय गृहमंत्री जी पास कराएंगे बिल राज्यसभा में। सर आप समझ लीजिए, पीएम जो अपनी जान देते हैं, जो हमारी संसद की, बॉर्डर की, आंतरिक सुरक्षा की, सारे नेताओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वे खुद असुरक्षित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में हुआ था। उसको रद्द करने के लिए संसद में बिल लाया गया है, आज राज्यसभा में पास होगा। तो कैसे कैसे खत्म होगा? कौन जान देगा अपनी? बताइए। ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है, बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। और आज मैं फिर से एक बार इस चर्चा की शुरुआत में जो हजारों युवा मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान कर दिया, वो सभी को मन पूर्वक पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं।